नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 श्रृंखला के अंतर्गत वन लाइनर पार्ट को आपको पूर्व में कंप्लीट कराया जा चुका है। राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का जो विस्तृत क्लास है वो भी आपको पूरा कराया जा चुका है। आज की क्लास से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी को बता दें, जो लोग नए जुड़े हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो वन लाइनर पार्ट है वो भी पूर्व में कंप्लीट कराया जा चुका है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अर्थात कॉप 15 2022। याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 के बीच संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में कॉप 15 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन हुआ। और इस आयोजन में एक समझौते पर सहमति बनी। किस समझौते पर? तो इस दशक के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित किया गया है। वर्तमान में अगर देखें तो 17% भूमि और 8% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण हो रहा है। इसको बढ़ाकर कितना लक्षित किया गया है? 30%। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि सभी सदस्य देशों के द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य होंगे और 23 उद्देश्य इसमें स्थापित किए गए हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि यह समझौता क्या हुआ है और उस समझौते के अंतर्गत कौन सा पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी चर्चा हुई कि इस समझौते के तहत इस पृथ्वी के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात कही गई है। जैव विविधता से जुड़ी फंडिंग के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से हर साल $200 अरब जुटाने और 2030 तक विकासशील देशों को करीब 3 करोड़, जिसको डॉलर में देखेंगे तो $30 अरब की सालाना संरक्षण मदद दी जाएगी। क्लियर है? यानी जो 30% धरती के हिस्से को संरक्षित क्षेत्र बनाना है, उसका लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2025 तक यह राशि सालाना कम से कम $20 अरब बढ़ाने की मांग की गई है। क्लियर है? एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि जो समझौता है ये 23 लक्ष्यों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खेती की सब्सिडी में कटौती करके अरबों डॉलर बचाने की बात का उल्लेख किया गया है इसमें। क्लियर है? और इसी के साथ कीटनाशकों के खतरों को घटाना और घुसपैठिए प्रजातियों से निपटने के लिए इस समझौते में बात कही गई है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बात अभी तक निकल के आई है कि जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है अर्थात कॉप 15 है, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। और इसमें यह डिसाइड किया गया कि पृथ्वी के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात पर सहमति मुख्य रूप से यह पॉइंट है। क्लियर है? अगला देखिए, इस समझौते के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण के साथ साथ खाद्य सब्सिडी में 50% की कमी करने का भी प्रस्ताव है। क्लियर है? किस फ्रेमवर्क के तहत? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत। क्लियर है? और इस समझौते का जो उद्देश्य है मूल, वो क्या है? उद्देश्य भूमि, महासागर और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन से बचाना। यह मूल उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के आयोजन का और उसके तहत हुए समझौते का। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF की जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 है, इसके अनुसार निगरानी वाली वन्यजीव आबादी यानी स्तनधारियों की, पक्षियों की, उभयचरों की, सरीसृप की या मछलियों की जो प्रजाति है, उसमें 1970 के बाद औसतन 69% अर्थात 69% की विनाशकारी गिरावट देखी गई है। किसमें? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार। किसके द्वारा ये जारी की जाती है? WWF के द्वारा। और WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्लियर है? और यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि भारत ने कनाडा की मॉन्ट्रियल में हुए कॉप 15 के सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, उसने भारत को कृषि सब्सिडी और कीटनाशक के उपयोग को जारी रखने के मामले में राहत दी है। क्लियर है? यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत की ओर से वार्ता में कौन शामिल हुआ था? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव
इसमें शामिल हुए थे। क्लियर है? और भारत ने यह कहा कि प्राकृतिक कृषि जो है वो हमारी प्राथमिकता है। यदि हम कॉप 15 की बात करें तो कॉप 15 में कोलंबिया के नेतृत्व और जर्मनी के समर्थन से 23 देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत एक्सेलरेटर पार्टनरशिप के द्वारा सरकारों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यह कॉप 15 है क्या। तो याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करीब 2 सप्ताह तक चले जैव विविधता पर सम्मेलन, जिसको कहते हैं COP 15, क्या है COP 15, इसके तहत भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे नुकसान से रोकने के लिए जो कार्ययोजना बनाने पर विचार हुआ है, यह कार्ययोजना 2030 तक पूरा करने के लिए यह समझौता हुआ है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जिसे पार्टियों के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आपने जाना कि इस बार का सम्मेलन COP 15 के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा से हुई और इसे कंप्लीट कब किया गया? 19 दिसंबर 2022 को। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2 सप्ताह तक ये कॉप 15 का सम्मेलन चला, ये मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग चीन में आयोजित होना था। यानी ये जो कॉप 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, ये मूल रूप से कुनमिंग चीन में होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थानांतरित किया गया। ये याद रखिएगा कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक बहुपक्षीय संधि है, जिस पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके दौरान देशों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखिएगा, यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारतीय मूल के वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, यह दूसरी बार हुआ है जब भारतीय मूल के लियो वराडकर को आयरिश में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पहली बार उन्हें जून 2017 में आयरिश के वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है फाइन गेल पार्टी। और फाइन गेल पार्टी ने फियाना फील और ग्रीन पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है और इसके प्रधानमंत्री के रूप में ये लियो वराडकर अब नेतृत्व करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है आपको कि ये जो वराडकर साहब हैं, इन्होंने 17 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री पद का पद ग्रहण किया और इन्होंने इसके पूर्व 2017 से 2020 तक प्रधानमंत्री पद पर यह कार्य किए हैं। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है, ये जो वराडकर हैं, ये आयरलैंड के सबसे युवा और समलैंगिक अर्थात गे प्रधानमंत्री हैं। इससे भी कोरिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जब यह बात आई कि ये भारतीय मूल के वराडकर साहब हैं जो दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि इनके कौन से गार्जियन का संबंध भारत से था। तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म था वो तो डबलिन में हुआ और इनकी मां आयरिश थी। इनके पिता, जिनका नाम अशोक था, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वराड गांव के रहने वाले थे, जो कि वर्तमान में आयरलैंड में डॉक्टर है। क्लियर है? तो ये बात जान लेंगे कि इनके पिता का नाम अशोक था और ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वराड गांव के रहने वाले थे। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम वर्तमान समय में देखें कि कहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, तो यूरोप में 3 देश, ब्रिटेन जहां पर ऋषि सुनक हैं, ये भी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो अभी आपने देखा कि यहां पर लियो वराडकर साहब ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया है। और पुर्तगाल की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा, ये भी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 3 देश ऐसे हैं यूरोप के जहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ। याद रखेंगे, 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच थाईलैंड के पटाया शहर में अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग 2022 थाईलैंड के पटाया शहर में 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच हुआ। अब बात आती है कि इस सम्मेलन की थीम क्या थी। तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट
कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। क्लियर है? क्या थीम थी? फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सेलरेट। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 यानी परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 वो जीता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत ने इस सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 को जीता है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला फैक्ट देखिए, याद रखिएगा, भारत वर्तमान में 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट मांग कुल जो 2015-16 में 66% थी, वो अब बढ़कर 2019-21 में 76% हो गई है। क्लियर है? और याद रखिएगा, जिसने 2030 के लिए वैश्विक स्तर पर निर्धारित 75 के एसडीजी लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। क्लियर है? किसने? भारत ने। अगला देखिए, हिमालयी याक खाद्य पशु घोषित हुआ है। याद रखिएगा, भारत में जो हिमालयी याक है उसे 26 नवंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FSSAI के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा खाद्य पशु के रूप में से मंजूरी मिली है। क्लियर है? यानी FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु घोषित किया 26 नवंबर 2022 को। याद रखेंगे, ये जो हिमालयी याक है, ये भारत में हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये हिमालयी क्षेत्र में उच्च भूमि में रहने वाले एक बहुउद्देशीय वोवेड है। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि ये जो हिमालयी याक को खाद्य पशु घोषित किया गया है, खाद्य पशु होने का मतलब क्या है? तो खाद्य पशु उन्हें माना जाता है जिन्हें मनुष्यों के द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको बस केवल ध्यान में रखनी है कि याक जो है ये बेबिनी जनजाति का है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल है। इन्हें पारंपरिक रूप से ट्रांस ह्यूमेस प्रणाली के तहत पाला जाता है, जो कि असंगठित और कठिनाई से भरा होता है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। अब ये सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 अर्थात सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा। क्लियर है? और याद रखिएगा, इस सूचकांक में भारत टियर 4 देशों में 60.19 स्कोर के साथ भारत की जो वैश्विक रैंकिंग है वो कितनी है? 110 है। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर टियर 1 टियर 2 कैटेगरी में जो देश है उनकी यहां पर डिटेल दी गई है। आपको लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से भी इसका आंकड़ा दिया गया है, तो आप चार्ट के माध्यम से जब इस आंकड़े को देखेंगे तो आपको समझना बहुत आसान रहेगा। क्लियर है? उसके पहले एक डेटा और देख लीजिए। ये जो कैलकुलेशन करके ये जो सूचकांक बनाया गया है, इसको मापने के लिए 12 घटकों और 60 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले ये बात उठती है कि ये SPI क्या है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव ये 2013 से एक वार्षिक वैश्विक SPI तैयार कर रहा है और यह हमें यह समझने में मदद देता है कि दुनिया भर में लोग कैसे रह रहे हैं, कौन पीछे छूट रहा है और प्रगति को कौन तेजी से कर रहा है। ठीक है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होती है। अब आइए जरा हर एक कैटेगरी में डेटा को देख लेते हैं। यहां पर देशों की SPI में वैश्विक रैंकिंग दी गई है। SPI का फुल फॉर्म क्या है? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। यानी जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इसमें जो देशों की वैश्विक रैंकिंग है, इसको 6 कैटेगरी में बांटकर रखा गया है। यदि हम बात कर ले टियर 1 की, तो टियर 1 कैटेगरी में नंबर 1 पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। आपको हर एक कैटेगरी के शीर्ष देश का नाम जरूर याद रखना है। और नॉर्वे की जो वैश्विक रैंकिंग है वो कौन सी है? पहली है। अगर हम बात कर ले टियर 2 कैटेगरी की, तो इसमें नंबर 1 पर स्पेन है और स्पेन की वैश्विक रैंकिंग 21 है। यदि हम बात कर ले टियर 3 कैटेगरी की, तो टियर 3 कैटेगरी में रूस नंबर 1 पर है और रूस की वैश्विक रैंकिंग है 59 अर्थात 59। यदि हम बात करें टियर 4 की, टियर 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत शामिल है और टियर 4 कैटेगरी में शीर्ष पर घाना का नाम है और इसकी वैश्विक रैंकिंग है 98। याद रखिएगा, टियर 4 कैटेगरी में
भारत की रैंकिंग चौथी है और भारत का जो वैश्विक रैंक है वो है 110। यदि हम बात करें भारत के अंक की तो भारत का अंक है 60.19। यदि हम बात करें टीयर 5 की तो टीयर 5 कैटेगरी में जो शीर्ष पर देश है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोटे डी आइवर। कोटे डी आइवर टीयर 5 कैटेगरी में नंबर 1 पर है। इसकी वैश्विक रैंकिंग है 127। यदि हम बात कर लें टीयर 6 कैटेगरी की तो इसमें नाइजर नंबर 1 पर है और नाइजर की वैश्विक रैंकिंग है 159। याद रखिएगा इस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में जो सबसे अंतिम स्थान पर है, सबसे निचले स्थान पर है, यानी 169वां स्थान है, वो है दक्षिण सूडान का। क्लियर है? और याद रखिएगा इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में पहली बार 2023 में सोशल प्रोग्रेस रिसेशन की ओर यह विश्व अग्रसर है। अगला है, यदि हम बात कर लें 2022 में एसपीआई में भारत में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे ऊपर है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर पुडुचेरी है। याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा राज्यों और जिलों के लिए एसपीआई 2022 आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि ये जो राज्यों और जिलों को इसमें शामिल किया गया है, इसमें कुल मिला के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 707। याद रखिएगा ढांचे में राज्य स्तर पर 89 और जिले स्तर पर 49 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सूचकांक सोशल प्रोग्रेस के 3 आयामों पर आकलन करता है। किस पर? बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, भलाई के आधार पर और अवसर। और अवसर के 12 घटकों के आधार पर राज्य और जिलों का आकलन किया जाता है इस सूचकांक के सोशल प्रोग्रेस में। क्लियर है? अब अगर हम इन 3 आयामों में भारत के स्कोर की बात करें तो इसमें सबसे पहला है बुनियादी मानव आवश्यकता। बुनियादी मानव आवश्यकता में जो भारत का स्कोर है वो है 73.80। और बुनियादी मानव आवश्यकताएं में क्या क्या है? पोषण, बुनियादी चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, आश्रय के मामले में राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन, ये सभी किसमें आते हैं? बुनियादी मानव आवश्यकताओं के अंतर्गत। और इसमें भारत का स्कोर है 73.80। दूसरा आयाम है कल्याण की नींव। इसमें बुनियादी ज्ञान तक पहुंच, सूचना और संचार तक पहुंच, स्वास्थ्य और कल्याण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता के घटकों में देश के द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। और अगर हम कल्याण की नींव के आधार पर भारत का स्कोर देखें तो कितना है? 52। याद रखिएगा एसपीआई स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों को सोशल प्रोग्रेस के 6 टीयर के अंतर्गत स्थान दिया गया है और वो यहां पर नीचे तालिका के आधार पर दर्शाया गया है। यदि हम बात कर लें राज्यों की, और राज्यों में अगर आप देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया था कि पुडुचेरी इसमें नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है और तीसरे नंबर पे गोवा है। यहां पर राज्यों की टॉप 3 रैंकिंग आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। यह है टीयर 1 में। और अगर हम टीयर 2 यानी हाई सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर है, टीयर 2 में नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। यदि हम बात कर लें टीयर 3 की, जिसमें अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है, टीयर 3 में जो राज्य इस नंबर 1 पर है वो है उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। हर एक टीयर कैटेगरी में आपको टॉप स्टेट के नाम जरूर याद रखने हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि टीयर 3 जैसे अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस से संबंधित है, इसी प्रकार से हर एक टीयर का संबंध किससे है। यदि हम टीयर 4 की बात कर लें तो ये लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस से संबंधित है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? हरियाणा, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। और अगर हम बात कर ले टीयर 5 कैटेगरी में जो कि लो सोशल प्रोग्रेस है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? और अगर हम राज्यों में कुल रैंकिंग में देखें तो ये उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है, जो आपको बिल्कुल क्लियर कट याद होना चाहिए। और अंक कितना है? 49.16, यानी उत्तर प्रदेश लो सोशल प्रोग्रेस में है, टीयर 5 कैटेगरी में नंबर 1 पर है। इसकी अगर ओवरऑल राज्यों में रैंकिंग देखेंगे तो 31 है। उसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा अगर हम बात कर लें टीयर 6 की, जो वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में है, इसमें आता है पहले स्थान पर असम, उसके बाद बिहार और झारखंड। बिहार को आप ध्यान रखेंगे, बिहार टीयर 6 कैटेगरी में है, अर्थात वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में है। और इसकी जो राज्यों में ओवरऑल रैंकिंग है वो कौन सी है? 35वीं रैंकिंग है। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न। याद रखिएगा विश्व की विकसित एवं
प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ। तो यहां पर याद रखना है कि जो G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ ये किस क्रम का था, तो ये 17वां शिखर सम्मेलन था। दूसरी बात, कहां पर आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया के बाली में, और कब से कब तक, तो 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच। याद रखिएगा, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बाली में नूसा दुआ में यह संपन्न हुआ सम्मेलन। क्लियर है, यानी इंडोनेशिया के बाली के नूसा दुआ में। और यह सम्मेलन भारत के लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस सम्मेलन के समापन पर समूह की जो अध्यक्षता है वो किसको सौंपी गई, भारत को सौंपी गई। क्लियर है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाल ली है और इससे अगले 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित होंगी और हो रही हैं वर्तमान समय में। और भारत जो मेजबानी कर रहा है वो G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जो कि नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित होगी। क्लियर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, G20 से रिलेटेड एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाना है। अगर हम बात कर लें 17वें G20 शिखर सम्मेलन की, तो इसकी जो मेजबानी है वो इंडोनेशिया ने की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम था जोको विडोडो। इनकी मेजबानी में, अध्यक्षता में ये जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कौन कौन से नेता उपस्थित थे, यहां उनका जिक्र किया गया है। मैं यहां पर आपको G20 के में शामिल जो देश हैं उनके पहले नाम को स्पष्ट करा देता हूं। याद रखिएगा, इसमें इंडोनेशिया है, इसमें भारत शामिल है G20 में, इसके अलावा ब्रिटेन है, G20 में ब्रिटेन के अलावा अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, टर्की है, सऊदी अरब है। और ये जो देश की बात कर लें, इसमें जो देश छूट रहे हैं उसमें ब्राजील, मैक्सिको और रूस, ये देश हैं, यानी 19 देश हैं। और जो 20वां सदस्य है वो कौन है, वो है यूरोपीय संघ। क्लियर है, यानी G20 में 19 देश हैं और 20वां उसमें जो सदस्य है वो है एक संघ जिसका नाम है यूरोपीय संघ। क्लियर है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल इसमें शामिल हुए थे। क्लियर है, तो इस प्रकार आपने G20 में जो सदस्य हैं उनको देख लिया। अब ये जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ, इसमें कौन कौन से देश को विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया था, तो याद रखिएगा, सेनेगल और रवांडा के राष्ट्रपति, सिंगापुर, स्पेन और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रण के तौर पर उपस्थित हुए थे। क्लियर। अगला देखिए, यहां पर एक बात और आप याद रखिएगा कि जो G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया बाली में हुआ, जो कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन था, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या थीम थी, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्लियर। और याद रखिएगा, ये जो इंडोनेशिया में 17वां G20 शिखर सम्मेलन रहा, यदि आप तमाम मीडिया रिपोर्ट को समय देख रहे थे तो ये 2 चीजों को लेकर बहुत इसकी स्थिति उहापोह की थी। एक था कोविड-19 का प्रभाव और उससे ज्यादा प्रभाव था यूक्रेन और चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। इसमें अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में आपस में एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे थे और भारत ने इस पूरे समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये टकराव की स्थिति थी और भारत और अन्य सहयोगी देशों की मध्यस्थता से बाली घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी हुआ। ठीक है, यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि बाली में जो 3 दिन का प्रवास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें इन्होंने विश्व के बड़े नेताओं के साथ औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत की। यह आपको जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किससे बातचीत की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ जो कि भारतीय मूल के हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ, जर्मनी के चांसलर ओल्फ सोल्ज के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग के साथ और मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक द्विपक्षीय बातचीत हुई। क्लियर। याद रखिएगा, इस सम्मेलन के समापन में G20 की अध्यक्षता का जो प्रतीक चिन्ह है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
जोको विडोडो साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा और 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा। अगला टॉपिक है आसियान का 40वां और 41वां शिखर बैठक। याद रखिएगा 40वें और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच कंबोडिया की राजधानी नोम पिन्ह में आयोजित हुई और महामारी फैलने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के 10 आसियान देशों के नेताओं की ये जो बैठक है ये पहली प्रत्यक्ष बैठक है कोविड के बाद। और कहां पर आयोजित हुई? कंबोडिया की राजधानी नोम पिन्ह में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री का नाम है हुन सेन और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। याद ये भी आपको रखना है कि जो आसियान की वार्षिक शिखर बैठक हुई इसी के साथ ही 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान +3 सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। आप सभी को पता है कि आसियान शिखर सम्मेलन सामान्य रूप से हर साल में 2 बार क्रमशः पहली छमाही और दूसरी छमाही में आयोजित किया जाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि सम्मेलन में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि 2022 आसियान की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ है। क्लियर? और यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको क्या ध्यान में रखना है? ये जो आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में आयोजित हुआ इसकी थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। एक बात और याद रखिएगा कि 2023 में जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में आयोजित होगा। क्लियर है? अभी पीछे चर्चा हुई है कि आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ ही 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। क्लियर है? अगर हम बात करें कि ये जो कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 से 14 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर थे। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये भारत और आसियान की 30वीं वर्षगांठ थी जिसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है? तो ये बात भी आप याद रखेंगे। भारत और आसियान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्र सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है। एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर प्रतिबद्धता अपनी दोहराई है। याद रखिएगा सम्मेलन में भाग के लिए उपराष्ट्रपति ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चिंताओं का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया समूह के सदस्य देशों से 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने के लिए पूर्ण सहयोग का आह्वान किया। क्लियर है? अगला टॉपिक है COP27 शिखर सम्मेलन 2022। याद रखिएगा 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या UNFCCC के दलों का सम्मेलन जिसे आम तौर पर COP27 के रूप में जाना जाता है, इसका आयोजन 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 के बीच शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है कि COP27 का आयोजन 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 के बीच शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ। क्लियर है? याद रखिएगा COP27 की अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामीह शौकरी ने किया था। यह भी बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी होगी। और 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा इसका उपयोग सरकारों द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने, जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल होने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ ही साथ 92 देशों के शासक प्रमुख आए थे और इसके अलावा 35,000 प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने इसमें COP27 में भागीदारी ली थी। यदि हम बात करें इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल की, तो इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया था। यह सम्मेलन मूल रूप से 18 नवंबर को ही समाप्त होना था, लेकिन नुकसान व क्षति कोष के मुद्दे पर विकसित देशों को सहमत करने के लिए इसे 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ा था। क्लियर है? यहां पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए जो लक्ष्य की प्राप्ति है, उसके लिए पिछले वर्ष नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 में इसकी प्रतिबद्धता के लिए इस पर विचार विमर्श किया गया था। क्लियर है?
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो सीमित करने का लक्ष्य था, ये कब रखा गया था? तो कॉप 26 सम्मेलन में, जो कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न हुआ था। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2015 में जो कोपेनहेगन में कॉप 15 हुआ था, इसमें इसके लिए $100 अरब की निधि बनाने का भी निर्णय लिया गया था और इसको लेकर जो विकासशील देश थे उनको ये धनराशि स्थानांतरित करनी थी, लेकिन जो विकसित देश हैं वो ऐसा करने में विफल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को लेकर, यानी नुकसान व क्षति कोष के लिए विकसित राष्ट्रों को सहमत करने के लिए इस सम्मेलन को 2 दिन और बढ़ाना पड़ा। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि 18 नवंबर को ही समाप्त हो गया रहता, लेकिन नुकसान और क्षति कोष के लिए विकसित राष्ट्रों को सहमत करने के लिए इसे 2 दिन और आगे बढ़ाना पड़ा। इस दिशा में इस सम्मेलन में एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई, वो क्या? लॉस एंड डैमेज फंड के गठन पर विकसित देशों की सहमति। याद रखिएगा, लॉस एंड डैमेज फंड अर्थात नुकसान और क्षति कोष को लेकर जो सहमति तो बनी, लेकिन कितना फंड होगा, ये कैसे वर्क करेगा और किस आधार पर विकासशील देशों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस पर पूरी रणनीति तैयार नहीं हो पाई। बस केवल इस पर सहमति बनी और आगे के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में UNFCCC के नाम से जानते हैं, इसकी जो पार्टियों की आगामी सम्मेलन बैठक है, यानी कि कॉप 28, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच होगा। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि कॉप 27 जो कि 2022 में हुआ 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 के बीच, ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ, और कॉप 28 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच होगा। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022। याद रखिएगा, 3 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई, यानी द एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। और इसका शीर्षक क्या रखा गया? इसका शीर्षक रखा गया बहुत कम बहुत धीमा जलवायु अनुकूलन विफलता दुनिया को जोखिम में डालता है। यानी बहुत कम बहुत धीमा जलवायु अनुकूलन विफलता दुनिया को जोखिम में डालता है, यानी टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडाप्टेशन फेल्योर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। क्लियर है? ये इसका शीर्षक था। किसका? अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 का, जो कि UNEP के द्वारा जारी किया गया। यहां पर एक बात और याद रखेंगे, ये रिपोर्ट 3 तत्वों में अनुकूलन प्रक्रिया की वैश्विक स्थिति और प्रगति पर रिपोर्ट देती है। 3 तत्व कौन से हैं? योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन पर। क्लियर है? और 2022 की इस रिपोर्ट में पाया गया कि UNFCCC के कम से कम 84 दलों के पास अनुकूलन योजनाएं, रणनीति, नीतियां और कानून हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि दुनिया वर्तमान में 1850 से 1900 के जो पूर्व औद्योगिकरण के युग में जो प्राप्त औसत तापमान से अगर तुलना की जाए, तो औसत वैश्विक तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की दिशा की ओर अग्रसर है। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि जो शोधकर्ता हैं वो ये बताते हैं कि यदि ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो ये विनाशकारी जलवायु संकट का कारण बन सकती है। और जो अभी कंपेयर करके बताया गया कि औसत वैश्विक तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की दिशा की ओर ये अग्रसर है। अगला टॉपिक है 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब के पार। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब का बिंदु पार कर गई। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व की कुल जनसंख्या 7 से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे हैं। क्लियर है? और यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। और 8 अरब से 9 अरब पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 15 वर्ष का समय लगेगा। देखिए, इस डेटा से संबंधित प्रश्न आपके पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि 8 से 9 अरब पहुंचने में कितना समय लगेगा? 15 वर्ष। और 7 से 8 अरब पहुंचने में कितना लगा है? तो 12 वर्ष लगे हैं। इसी प्रकार 2037 में जो वैश्विक जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी? 9 अरब हो जाएगी। क्लियर? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया गया कि विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देशों में रह रही है। कौन कौन से देश हैं? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील। यानी इन 7 देशों में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या रह रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2030 तक पृथ्वी की जो कुल जनसंख्या है वो 8.5 अरब हो जाएगी,
2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी और 2080 के दशक में यह अपने सर्वोच्च बिंदु 10.4 अरब के स्तर पर होगी, जिसके पश्चात 2100 तक स्थिर रहने के बाद इसमें गिरावट आना आरंभ होगा। क्लियर है? तो ये सभी डेटा आप याद रखेंगे कि 8 से 9, 7 से, अब देखिए इसको मैं यहां पर समराइज कर रहा हूं, 7 से 8 अरब होने में 12 वर्ष का समय लगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 8 से 9 अरब होने में 15 वर्ष का समय लगेगा और यह बताया गया कि 2037 तक 9 अरब जनसंख्या हो जाएगी विश्व की। यहां पर यह भी बताया गया कि 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देशों में रह रही है। 2030 तक पृथ्वी की जो कुल जनसंख्या है वो 8.5 अरब हो जाएगी। 2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी। 2080 तक 10.4 अरब हो जाएगी। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स शीर्षक से जारी द्विवार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि 2050 तक विश्व जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में 50% वृद्धि 8 देशों के द्वारा की जाएगी। अब ये 8 देश कौन है? कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। क्लियर है? यानी 2050 तक जो विश्व की जनसंख्या में वृद्धि होगी उसमें 50% योगदान इन 8 देशों का होगा। इन 8 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की 2/3 जनसंख्या ऐसे देशों में रह रही है जहां पर प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में जो भाग है वो 2022 में 10% है और 2050 तक ये बढ़कर 16% होने का अनुमान है। क्लियर है? तो ये बात भी याद रखेंगे कि जो 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या है वो कुल पॉपुलेशन में अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 2022 में 10% है और 2050 तक ये बढ़कर 16% हो जाएगी। जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व का जो औसत आयु है वो 77.2 वर्ष रहने का अनुमान है, जो कि 2021 में 71 वर्ष थी। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगली रिपोर्ट देखिए। सिप्री की दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की गई है। याद रखिएगा, भारत सरकार के स्वामित्व वाले 2 रक्षा कंपनियों, पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको आप HAL के नाम से जानते हैं, और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL। इसको शामिल किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री द्वारा जारी 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में। इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूं क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। सिप्री अर्थात सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने विश्व के 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की जिसमें भारत सरकार के स्वामित्व वाले 2 रक्षा कंपनी शामिल हैं। कौन कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL। क्लियर है? याद रखिएगा, सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 दिसंबर 2022 को जारी इस रिपोर्ट में हथियारों की बिक्री में HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को $3.3 बिलियन के साथ 42वां स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यदि हम 2021 में देखें तो 2021 में $1.8 बिलियन बिक्री के साथ HAL को 63वां स्थान मिला था। क्लियर है? यानी 2021 में 63वां स्थान था और 2022 में सिप्री की रिपोर्ट में हथियारों की बिक्री में जो HAL है उसको 42वां स्थान मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि HAL भारतीय वायुसेना के लिए LCA तेजस, ASU-30, MKI जैसे लड़ाकू विमानों, LCA प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर, ट्रेनर विमान और परिवहन विमान का निर्माण करता है। अगर हम वही बात कर लें BEL की, जिसको आपने जाना था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से, ये सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है और पिछले साल HAL और BEL के अलावा भारतीय आयुध कारखानों को भी टॉप 100 रक्षा कंपनियों में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार केवल 2 कंपनियों को। याद रखिएगा, दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की जो कुल हथियार की बिक्री 2021 में थी वो थी $592 बिलियन, जो कि अगर 2020 से तुलना की जाए तो हथियारों की बिक्री से 1.9% अधिक है।
क्लियर है? यानी 2020 की तुलना में 2021 में जो हथियारों की बिक्री है उसमें 1.9% की वृद्धि हुई है, ये इन 100 रक्षा कंपनियों के द्वारा। अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है कि यदि हम दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की बात करें तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की 40 कंपनी है और शीर्ष 5 कंपनियों में सभी अमेरिका की हैं। और यदि हम शीर्ष 100 कंपनियों की बात करें और उसमें चीन की हिस्सेदारी देखें तो उसमें चीन की 8 कंपनियां और भारत की 2 कंपनियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी कंपनियों की जो कुल हथियारों की बिक्री में हिस्सेदारी है वो है 51% की, चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 18%, ब्रिटेन की 6.8%, फ्रांस की 4.9% और रूसी कंपनियों की केवल 3% हिस्सेदारी है। किसमें? कुल हथियारों की बिक्री में इनका प्रतिशत बताया जा रहा है। क्लियर है? अब यहां पर भारत के संदर्भ में अगर बात देखी जाए तो भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अमेरिका तथा चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का जो तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है वो कौन है? भारत है। क्लियर है? यानी आपको दो फैक्ट यहां पर मिल रहे हैं कि अगर हम पूछा जाए कि हथियारों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयातक कौन है तो भारत, पहले स्थान पर कौन है? सऊदी अरब। और अगर यह पूछा जाए कि रक्षा पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 3 देश कौन है तो नंबर 1 पर अमेरिका, उसके बाद चीन और उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत है। अगली रिपोर्ट देखिए। अगला टॉपिक है एल्टन कैपिटल की दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में। याद रखिएगा, एल्टन कैपिटल के द्वारा दिसंबर 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की सूची जारी की गई। याद रखेंगे ये सूची किसकी है? एल्टन कैपिटल की। और ये जो सूची जारी की गई इसमें दुनिया की जो सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची है उसमें भारत का जो स्थान है वो है 87वां। क्लियर है? याद रखेंगे। और इसमें जो शीर्ष स्थान है वो किसका है? यूएई का है। क्लियर है? यानी इसमें यूएई का पहला स्थान है और भारत का 87वां स्थान है। याद रखिएगा, पासपोर्ट इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश और 6 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अब 6 क्षेत्र में कौन कौन है? आरओसी ताइवान, मकाओ, हांगकांग, कोसोवो, फिलीपींस क्षेत्र और वेटिकन क्षेत्र। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्ट आई है इस प्रक्रिया में 3 स्तरीय पद्धति शामिल है जो गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी स्कोर के आधार पर रेट करती है। इसमें मुक्त वीजा यानी कि वीएफ, वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा, ये सभी शामिल हैं। क्लियर है? अब यहां पर याद रखिएगा कि यूएई के पास दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है और यह पासपोर्ट धारक 180 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, जिस पासपोर्ट के द्वारा जितने अधिक देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा होगी वहां का पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाता है। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात कर लें यूएई के बाद इस शीर्ष रैंकिंग में शामिल 10 की, तो इसमें 9 यूरोपीय देश हैं। इसमें जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन और फ्रांस का नाम आता है। यह तो बात रही जिनके पासपोर्ट सबसे मजबूत हैं। यदि हम सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की बात कर लें तो इसमें अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है और पाकिस्तान है। क्लियर? यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस इंडेक्स के द्वारा जो कि एल्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया दिसंबर 2022 में, इसमें मोबिलिटी गैप के बावजूद लगभग प्रत्येक देश पासपोर्ट 2022 में अधिक सशक्त हुए हैं। इसमें वनुआतु को छोड़कर हर देश इस वर्ष यात्रा की स्वतंत्रता में वृद्धि महसूस की है। किसको छोड़कर? वनुआतु को छोड़कर। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, गूगल की ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2022। देखिए, जो गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2022 जारी की वो जारी की दिसंबर 2022 में और इसमें उन विषयों पर प्रकाश डाला गया जिन्होंने सबसे अधिक रुचि उत्पन्न की, इस वर्ष वेबसाइट पर अधिक बार खोजा गया। इन चीजों को इस रिपोर्ट में डाला गया है। अब यहां पर भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत में इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल देश में सबसे अधिक खोजे जाने वाला खेल आयोजन था। क्लियर है? और भारत में सभी 2022 ट्रेंडिंग खोज परिणामों में यह शीर्ष पर रहा है। क्या? आईपीएल। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह तो शीर्ष पर था, दूसरे स्थान पर कौन था? तो दूसरे स्थान पर सरकार की एक वेबसाइट पोर्टल है जिसका नाम है कोविन। और ये जो सरकारी वेबसाइट पोर्टल है ये कोविड-19 वैक्सीन के पंजीकरण और अपॉइंटमेंट शेड्यूल के लिए बनाई गई थी और इसी के द्वारा ही डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता था। ये इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। यानी भारत में सबसे ज्यादा
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को खोजा गया और दूसरे स्थान पर कोविन को। यहां पर जो और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है वो ये है कि इसमें तीसरा स्थान किसका है। तो याद रखिएगा, फीफा विश्व कप जो कि कतर में नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया, भारत में खोजों में जो विषय थे उसमें ये तीसरे स्थान पर था। यानी आपको टॉप 3 पता चल गए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कोविन और तीसरे स्थान पर फीफा विश्व कप। क्लियर है? अब यहां पर जरा कुछ बातें और देखिए। अब अगर हम इस सूची में छठे स्थान पर देखें तो छठे स्थान पर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा ने अपना छठा स्थान बनाया। 9वें स्थान पर कौन था? केजीएफ अध्याय 2 जो था ये 9वें स्थान पर था। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा 2022 में भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तियों में से एक थी। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उसके अलावा ऋषि सुनक को, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री जो हैं, और इसके अलावा ललित मोदी को खोजा गया। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोगों ने यूक्रेन और रूस युद्ध के बारे में भी यूपी समाचार और हर घर तिरंगा अभियान में भी रुचि दिखाई थी। लेकिन जो और ऊपर आपको फैक्ट्स बताए गए, टॉप 3 सर्च और इसके अलावा नुपुर शर्मा की बात, यही आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक है बीबीसी द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची। याद रखिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीबीसी के नाम से जानते हैं, इसने दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित की। और इसमें जो महिलाएं शामिल होंगी वो विभिन्न क्षेत्रों की होंगी, राजनीति, विज्ञान, खेल, मनोरंजन, साहित्य, इन क्षेत्रों से ये महिलाएं शामिल होंगी। अगर हम बीबीसी की इस 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची की बात करें तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न बनेगा। अब ये 4 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? इसमें अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास है, लेखिका गीतांजलि श्री हैं, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बंदला हैं और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले हैं। इन सभी लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें तो इसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन हैं, बारबोसा की प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं, यूक्रेन की पहली महिला ओलेना जेलेंस्की हैं, म्यूजिक स्टार बिली एलिश हैं, अभिनेत्री और विकलांगता कार्यकर्ता सेल्मा ब्लेयर हैं, ईरानी पर्वतारोही एलनाज रेकाबी हैं, जिन्होंने हाल ही में बिना हिजाब पहने दक्षिण कोरिया में प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने के लिए ईरान में आंदोलन पैदा कर दिया था, ये भी इसमें शामिल थी, और रूसी पॉप स्टार अला पुगाचेवा इसमें शामिल हैं। लेकिन आपको प्रमुख रूप से इसमें भारत की शामिल 4 महिलाओं का नाम याद रखना है। मैं एक बार और समराइज कर दे रहा हूं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, लेखिका गीतांजलि श्री, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बंदला और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022। याद रखिएगा, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार किया है और उसे 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 61वां। कितने रैंकिंग की सुधार हुई? 6 स्थान की। याद रखिएगा, अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट, जिसका नाम है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022, इसमें भारत की प्रशंसा की गई और कहा गया कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। क्लियर है? और स्थान कौन सा है? 61वां। याद रखिएगा, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो कि अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, इसमें अलग अलग 4 क्षेत्र हैं। वो कौन से हैं? प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव। इसमें 58 वेरिएबल्स पर प्रदर्शन के आधार पर विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क रेडिनेस परिदृश्य को मापा गया। क्लियर? याद रखिएगा, इंडेक्स में भारत के अगर स्कोर की बात कर ली जाए तो 2021 में भारत का स्कोर 49.74 था, जो कि सुधर कर 2022 में 51.19 हो गया। ये आप याद रखेंगे। अगर हम विभिन्न कैटेगरी में भारत के स्थान को देखें तो देखिए कुछ कैटेगरी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे भारत ने एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसमें प्रतिभा एकाग्रता में प्रथम स्थान पाया है। देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड और इंटरनेट ट्रैफिक व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में भारत का दूसरा स्थान है। यदि हम दूरसंचार सेवाओं की वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार की बात करें तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है।
आईसीटी सेवा निर्यात में भारत का स्थान चौथा है। तो इन चीजों को आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देश के समूह में किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा 36 देशों में भारत का तीसरा स्थान है। किस कैटेगरी में? निम्न मध्यम आय वाले देशों में। लेकिन इसमें भारत का तीसरा स्थान किसके किसके बाद है? तो इसमें यूक्रेन और इंडोनेशिया के बाद निम्न मध्यम आय वाले देशों में तीसरा स्थान भारत का है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया, इसमें शीर्ष 5 देश कौन है। तो देखिए, इसको लेकर एक यहां पर चार्ट दिया गया है कि इंडेक्स में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, जिसमें भारत का 61वां स्थान है। इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे नंबर पर स्वीडन है, चौथे नंबर पर नीदरलैंड है और 5वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। किसमें? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022, जो कि अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? अगली रिपोर्ट देखिए। अच्छा, एक चीज और यहां पर इंक्लूड कर लीजिए। अगर हम लो इनकम कंट्रीज ग्रुप में देखें तो इसमें रवांडा शामिल है, जाम्बिया है और युगांडा है। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। याद रखिएगा, नवंबर 2022 में जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया, ये 3 पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जारी किया गया। अब ये 3 संगठन कौन कौन से हैं? इसमें पहला है जर्मन वॉच, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यानी इन 3 लोगों के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 नवंबर 2022 में जारी किया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे CCPI 2023। और इसमें 59 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो है 8वीं, और भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया है। क्लियर है? तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में भारत को उच्च रेटिंग दी गई है, और वहीं जलवायु नीति और नवीनीकरण ऊर्जा श्रेणी में भारत को मध्यम रेटिंग दी गई है। क्लियर है? याद रखिएगा, इसमें ये जो तीनों संगठनों के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बताया गया कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो CCPI 2023 है, अर्थात जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है, इसमें डेनमार्क को 4थी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान की गई है। तब आपका यह प्रश्न हो रहा होगा कि इसमें प्रथम रैंकिंग किसकी है, चौथी रैंकिंग क्यों बताई जा रही है? तो याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान की रैंकिंग किसी भी देश को प्रदान नहीं की गई है। क्लियर है? तो चौथी रैंकिंग किसकी होगी? डेनमार्क की। 5वें स्थान पर स्वीडन है, 6ठे स्थान पर चिली है, 7वें स्थान पर मैक्सिको है, और भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। क्लियर है? और भारत ने कितने स्थान का सुधार किया? तो 2। अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, देखिए यहां पर एक चार्ट भी दिया गया है। उस चार्ट को समझने से पहले जरा एक फैक्ट और देख लीजिए कि चीन, जो कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, उसे इस साल इस CCPI में जो रैंकिंग दी गई है वो है 51वीं। चीन की रैंकिंग कितनी है? 51वीं, और वो 13 स्थान नीचे गिरा है। और अमेरिका की रैंकिंग कितनी है? 52वीं। ये दोनों बातें याद रखेंगे। अब आइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो शीर्ष 10 देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि टॉप 3 रैंकिंग किसी भी देश को नहीं दी गई, क्योंकि कोई भी देश इस क्राइटेरिया में नहीं आया। उसके बाद चौथी रैंकिंग डेनमार्क की, 5वीं स्वीडन की, 6ठी चिली की, 7वीं मैक्सिको की और 8वीं भारत की है। क्लियर? और भारत का स्कोर कितना है एक बार और रिकॉल करा देते हैं, 67.35। अब बात कर ली जाए कि इस रैंकिंग में खराब प्रदर्शन किसका है। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले यदि 5 देश की बात करें तो इसमें ईरान है, सऊदी अरब है, कजाकिस्तान है, कोरिया है और रूस है। क्लियर? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यदि हम बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देशों का जो आकलन है ये कितनी श्रेणी में किया गया, तो ये 4 श्रेणी में किया गया। और कितने संकेतकों के आधार पर? तो याद रखिएगा 14 संकेतकों के आधार पर। और ये 4 श्रेणी कौन कौन सी है? इसमें पहली है GHG उत्सर्जन, यानी जिसका समग्र स्कोर 40% है। दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग, और चौथा श्रेणी है जलवायु नीति। इन 4 श्रेणियों और 14 संकेतकों के आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते पर है, जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के
परिदृश्य के अनुकूल है। हालांकि नवीकरण ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के ट्रैक पर नहीं है। क्लियर है? यानी जो नवीकरण ऊर्जा का मार्ग है वो 2030 के लक्ष्य के ट्रैक पर नहीं है। अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है आपको भारत के संदर्भ में कि भारत ने 2070 के लिए नेट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा भी की है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये नेट जीरो का अर्थ क्या होता है? तो नेट जीरो का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीन हाउस गैसें और बाहर निकाली गई ग्रीन हाउस गैसों के बीच संतुलन प्राप्त करना। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। याद रखिएगा ये दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू। यहां पर अभी हाल ही में बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुआ और इसके बाद 60 वर्षीय वकील दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। याद रखिएगा वहां पर राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर जो महाभियोग चलाया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वहां पर दीना बोलुआर्टे पेरू की राष्ट्रपति बनी और इस प्रकार वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, याद रखिएगा ये जो पेरू में संकट की स्थिति है, राजनीतिक उथल पुथल है, इससे बाजारों के लिए भी एक संकट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की जो 2020 के आंकड़े हैं उसके अनुसार दुनिया के तांबे के निर्यात का लगभग 15% बनता है किसका? पेरू का। क्लियर है? तो इसलिए बाजारों के लिए एक संकट की स्थिति भी ये खड़ी हो सकती है, यहां पर अस्थिरता। याद रखिएगा पेरू में नवीनतम घटनाक्रम 2020 के बाद यह है कि यहां पर 4 राष्ट्रपतियों के नेतृत्व हो चुके हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर एक संकट की स्थिति पेरू में देखी जा रही है और इसी बीच यहां पर एक फैक्ट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मिला कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी दीना बोलुआर्टे। अब यहां पर अगला देखिए, अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जो वार्षिक है उसको यहीं पर आज पहला पार्ट कंप्लीट किया जा रहा है, आगे यहां से कंटिन्यू किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।